92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उमेश पंत की लिखी कहानी प्यार की चोट, बिना किसी हार्ट ब्रेक के। अज्जू भैया आज फाइनली यार्ड शहर से दिल्ली आ रहे थे। इससे पहले कि वो ट्रेन से आनंद विहार स्टेशन पे उतरे, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम आपको उनका जरा सा ब्यौरा दे दें। 30 बरस के अज्जू भैया का फिजिकल डिस्क्रिप्शन यही है कि शरीर से जरा भारी, शुद्ध शाकाहारी और जिंदगी में एक ही कमी, ब्यूटीफुल नारी। रंग से गेहुआ, कद से जरा छोटे और अकल से जरा सा पैदल। सर पर बालों का बसंत कभी आ नहीं पाया, इसलिए होठों के ऊपर जो थोड़े बहुत काले रोए उगे, बस उन्हीं को मन मसोस कर, पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश करते रहे हमारे अज्जू भैया। जीन्स आज तक कभी पहनी नहीं, वजह कुछ भी हो सकती है, पसंद ही ना आई हो या फिर फिट ही ना आई हो। पेशे से हमेशा कंजूस रहे और फितरत से मक्खी चूस रहे। 25 की उम्र के बाद अज्जू भैया के लिए शादी के कुछ गिने चुने रिश्ते आए, पर अज्जू भैया तय कर चुके थे कि ब्याह तो हम तभी करेंगे जब एक ठो रोजगार मिल जाएगा। उस एक ठो रोजगार का करते करते इंतजार 30 की दहलीज पे पहुंच गए अज्जू भैया। पर एक ठो रोजगार उनके यार्ड शहर में न उनको मिलना था न मिला। तो भैया न रोजगार, न रेजगारी, न नारी, और ऊपर से अपना ही बोझ इतना भारी कि रोज रात को बाबूजी के ताने सुनने के बाद अपने बिस्तर के पैताने बैठकर अज्जू भैया अपने सपनों की उस राजकुमारी को अक्सर देखा करते, जिसका अब तक न कोई चेहरा था और न ही नाम। बस एक उम्मीद थी कि कृष्ण मुरारी ने उनके हिस्से में भले ही प्रेम रोग न लिखा हो, पर कन्या रोग तो अवश्य लिखा होगा। शाम के वक्त परेशान होकर एक दिन यार्ड शहर के पास से गुजरने वाली नहर के किनारे बैठे हुए थे अज्जू भैया कि अभी 2 साल पहले दिल्ली रहने गया उनका लंगोटिया यार बिट्टू उनको दूर से आता दिखा। लाल चटक जीन्स, झक सफेद बुशर्ट और आंखों में बाकायदा आंखों से कई गुना बड़ा नीले रंग का चश्मा, पैरों में लेदर वाला बूट, मैंने कुल मिलाकर एकदम डूड। बिट्टू के इस नए शहरी मिजाज को देखकर अज्जू भैया का माथा ठनका। वो पास आया तो बोले, क्या हो बिटवा, सुदामा बनकर गए थे और किशन कन्हैया बनकर लौटे हो, ऐसा क्या है इस शहर में? अज्जू भैया के इस सवाल के जवाब में शहर रूपी उस जगत का जो महिमा मंडन बिट्टू ने किया, उससे उस दिन अज्जू भैया की शहर के बारे में सारी मान्यताओं पर जैसे कुठाराघात हो गया। अज्जू भैया, धरती पर कहीं स्वर्ग है ना तो वहीं है। वो राधे श्याम की बेटी है ना, बस उसी की जुल्फों जैसी काली चिकनी रोड, और डेयरी वाले रतन राम का मक्खन देखे हो ना, बस वैसे चिकने गालों वाली लड़कियां। अब क्या बताएं, हमारे याद शहर की तरह ताड़ के पेड़ भले वहां ना हो, पर ताड़ने के लिए कोई कमी ना है वहां। मक्खन का नाम सुनकर अज्जू भैया के मुंह में जरा पानी तो आया, पर उन्होंने उस पानी को वापस गटकते हुए पूछा, भैया कौनो रोजगार मिलेगा तुम्हारे शहर में? अपने चश्मे को आंखों से निकालकर हाथों में घुमाते हुए बिट्टू ने कहा, अरे डोंट वरी, झाड़ू लगाने से लेकर गेट खोलने तक हर काम में पैसा ही पैसा। हम पहले भी समझाए थे, अब भी समझा रहे हैं कि चले चलो हमारे साथ। फिर तुम तो 8वीं तक पढ़े हो अज्जू भैया, लगवा देंगे कहीं माल शाल में। बिट्टू की बातों ने अज्जू भैया के इरादों को दिल्ली की तरफ मोड़ ही दिया। किसी तरह अपने बाबूजी से उधारी मांगकर वो अपने दोस्त बिट्टू के साथ रोजगार के सिलसिले में दिल्ली के सफर पे निकल पड़े। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि 30 बरस के अज्जू भैया आज फाइनली यार्ड शहर से दिल्ली बस पहुंचने ही वाले थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दिल्ली के आनंद विहार पहुंचकर ब्लू लाइन की जिस बस में बिट्टू ने उनको चढ़ाया और फिर किसी तरह अटवाया, वो बस ठसा ठस भरी हुई थी। अज्जू भैया सकते में थे, सोच रहे थे जितनी भीड़ यार्ड शहर के मेले के दिन उनके छोटे से शहर में लगती थी, अरे उतनी भीड़ तो अकेले इस बस में है भैया। अज्जू भैया ने चारों तरफ नजर घुमाई। दूर दूर तक उनको लोगों के सर दिखाई दे रहे थे या फिर थके परेशान चेहरे।
और उस पर कंडक्टर अपने बेसुरे राग में अब भी बदस्तूर चिल्लाया जा रहा था। आओ लक्ष्मीनगर, पांडवनगर, मयूर विहार, न्योड्डा 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 न्योड्डा। एक दूसरे को धकियाते, पसीने से गंधाते लोगों की इस जमात को देखकर अज्जू भैया ने मन ही मन अपने लंगोटिया यार बिट्टू को खूब कोसा, जी भर के गालियां दी। अपनी सोच में मगन ही थे अज्जू भैया कि पीछे से उनके कंधे पे किसी ने जोर से धक्का मारा। अज्जू भैया ने पीछे मुड़ के देखा तो उनको कोई चेहरा नजर नहीं आया। फिर धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई तो पहले धड़ और फिर चेहरे से लेकर सर तक सब नजर आ गया। एक हट्टा कट्टा और ताड़ जैसा लंबा आदमी उनके सामने खड़ा उनसे मुखातिब था। ओए ऐसे क्या देखे, बाहर गांव से आ गए, ससुराल वालों की बस ना आई है, बढ़ लग गए। शादी हुई नहीं थी और ससुराल पहले ही बना दिया। एक तो नया शहर, उस पर सामने एक ऐसा आदमी जिसे देखने के लिए 6 फुट की सीढ़ी लगानी पड़े। अपने हाथ में टिकट की पर्चियां थामे वो 4 मीनार सा आदमी अज्जू भैया को धक्के मार के उनके आगे वाले लोगों को धक्के मारने में व्यस्त हो गया। अज्जू भैया की नाक गुस्से से टमाटर हो चुकी थी। गुस्सा उन्हें इस बात का था कि यहाँ उनकी बेइज्जती हो रही है और वहां उनके ठीक पीछे खड़ा उनका जिगरी दोस्त बिट्टू अपने ठीक बगल में खड़ी कन्या को ऐसे निहार रहा है जैसे उसे निहारने के उसको पैसे मिल रहे हों। बस की छत के नीचे झांकते से उस हैंडल को पकड़ने के लिए संघर्ष करते हुए किसी तरह अज्जू भैया ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अपने इस मिशन आगे बढ़ो में वो कामयाब हो ही रहे थे कि तभी गलती से, आई रिपीट, गलती से उनका नादान हाथ उनके आगे मौजूद एक नादान सी महिला के नादान से दुपट्टे से संघर्ष करता हुआ उलझ बैठा। इस घटना की त्वरित प्रतिक्रिया के तौर पर एक जोरदार लाफा उनके गुदगुदे गालों पर ऐसे छप गया जैसे अखबार में बम विस्फोट की खबर छपती है, और साथ ही में एक जोरदार आवाज आई, बदतमीज। एक बार कहा गया यह शब्द लाफे के असर से अज्जू भैया के कानों में 3 बार गूंजा, बदतमीज, बदतमीज, बदतमीज। अपने लाल हो गए गालों पर पीली सी शर्म मोड़े अज्जू भैया हैरान थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, वो बस में बैठे सारे के सारे आदमियों, औरतों, बच्चों और तमाशबीनों की नजरों का केंद्र बन चुके थे। उनको पूरी तरह घेरा जा चुका था। आई मीन टू से, फंस गई रजिया गुंडन में। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस पूरी बस में केवल अज्जू भैया जानते थे कि गलती उनकी नहीं है। वो तो उनकी पहुंच से थोड़ा ऊपर लगे हैंडल को पकड़ने की कशमकश में थे कि वो निगोड़ा दुपट्टा उनके हाथ और उस हैंडल के बीच में आ गया। लेकिन भीड़ तो भीड़ होती है, उसके लिए हाथ और जबान दोनों को साफ करने का इससे अच्छा मौका और दस्तूर भला क्या हो सकता था। और फिर वैसे भी अज्जू भैया शक्ल से इतने भोले तो लगते नहीं थे कि जनता उनकी कई बात मान ले और उस भद्र महिला की एक न सुने। 35 साल की भद्र महिला अज्जू भैया को घोर अभद्र तरीके से घूरे जा रही थी और अपने मुखारबिंद से कमल के फूलों की फिजूल खर्ची किए जा रही थी। और भीड़ को तो बस मौका मिल गया था। भरी बस में अजनबी लोगों की उस भीड़ ने अज्जू भैया के नजदीकी रिश्तेदारों को चुनिंदा शब्दों से कुछ ऐसे सम्मानित किया कि वो कुछ कहने लायक न रहे। इस बीच बिट्टू, उनका दोस्त बिट्टू, जो कहीं और फ्रंट फुट की बैटिंग करने की कोशिश कर रहा था, अभी अभी हुए इस हादसे से अवगत हुआ और जल्दी से बैकफुट पे आ गया। मौके की नजाकत को भांपते हुए वो बस के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। अज्जू भैया बिट्टू को ऐसा करते देख के किसी तरह भीड़ से खुद को बचाते बिट्टू के पीछे पीछे खिसकने लगे। अपनी सीट के पास खड़ा कंडक्टर, जो अब तक चटखारे लेकर पूरा तमाशा देखे जा रहा था, अपनी सीट से ड्राइवर को आदेश देता हुआ चीखा, अरे उतारने, घने छिछोरे हो रहे, बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है, औरत देखी नहीं की, उतारने। ऐसा नहीं था कि अज्जू भैया की बेइज्जती इससे पहली लाइफ में कभी ना हुई हो, पर इतने लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से इज्जत के फालूदा होने का ये पहला अनुभव था। मन तो किया कि उस नामुराद हैंडल को अपना सैंडल मार के उस बेइज्जती का बदला ले लें, पर तब तक माहौल बहुत गर्म हो चुका था। इस बीच कंडक्टर के आदेश का पालन करते हुए ड्राइवर ने हल्का सा ब्रेक लगाया। इससे पहले कि भीड़ उस पे भी अपना हाथ फेर दे, बिट्टू ने बिना कुछ कहे उतर जाने में ही भलाई समझी। वो ब्रेक के असर से हल्की हो गई चलती बस से उतर गया। बिट्टू तो उतर गया, पर अज्जू भैया को यूं चलती बस से उतरने की आदत कहाँ थी।
इससे पहले कि बिट्टू उनको चिल्लाते हुए बताता कि आगे मुकर के उतरियो अज्जू भैया, बस आगे बढ़ चुकी थी। बस कुछ आगे ही बढ़ी थी कि फिर एक और ब्रेक लगा। बिट्टू की नजरों के सामने बस के दरवाजे से लटकते अज्जू भैया को पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का दिया और अज्जू भैया जोर से सड़क के हवाले हो गए। तो दिल्ली पहुंचने के पहले ही दिन अज्जू भैया इतने गिर गए, मतलब कि इतनी बुरी तरह से गिर गए कि उनकी गर्दन, कंधे, हाथ, टांग, कनपट्टी के पीछे, नाक की नोक पे वगैरह वगैरह जगहों पे ऐसी चोटें आई कि उनके पूरे शरीर में दर्द की नदियां बहने लगीं। बिट्टू को अज्जू भैया को इस तरह सड़क पर पड़ा देखकर पहले तो हंसी आई, लेकिन जब अज्जू भैया की कराहों ने पूरे वातावरण को बेसुरा कर दिया तो बिट्टू को महसूस हुआ कि इस वक्त अज्जू भैया को हंसी की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। और इधर अपनी इज्जत के अशरफियों को इस तरह बेवजह लुटता देख अज्जू भैया फैसला कर चुके थे कि वो अब एक भी दिन और इस शहर में नहीं रहेंगे। टूटी हुई हड्डियों के सहारे उन्होंने अपनी जगह पर उठने की कोशिश की, पर उसमें से एक हड्डी पर इस नामुराद कोशिश का ऐसा असर हुआ कि अज्जू भैया दोबारा धड़ाम से सड़क पर जा गिरे। और इस बार जो गिरे तो ऐसे गिरे कि फिर टेम्परेरीली उठ न सके। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अज्जू भैया को जब होश आया तो वो अस्पताल की चारपाई पे थे। आंख खुली तो अज्जू भैया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था। जैसे ही आंखों के सामने से बेहोशी की घटा पूरी तरह छटी, अज्जू भैया की आंखें अपने सामने मौजूद उस दृश्य पर अटकी की अटकी रह गईं। सफेद वस्त्र पहने एक नर्सनुमा सुंदर कन्या मुस्कुराती हुई उन्हीं की आंखों में झांक रही थी। उसके हाथ में रखा स्टेथोस्कोप अज्जू भैया को गुलाब के फूल जैसा नजर आ रहा था। अज्जू भैया को लगा जैसे उनका सारा दर्द अपने सामने मौजूद उस हमदर्द को देखकर काफूर हो गया था। उनके धड़कते हुए जवान दिल ने उनको भीतर से जैसे एक धक्का सा दिया। अज्जू भैया के भीतर जो छुपे हुए आशिक जैसा कुछ था वो जोश में आ गया, पर जैसे वो उठने को हुए उन्होंने पाया कि उनकी टांगें तो हिली नहीं रही। सामने मौजूद उस सफेद वस्त्रधारी अद्भुत नारी ने उनको संभालते हुए कहा, अरे सर आराम से, आप ज्यादा हिलडुल नहीं सकते। तुझे देखा आय हाय, अज्जू भैया को याद नहीं आया कि उनको कभी किसी कन्या ने इतने प्यार से सर कहा हो। उस नारी के दुधारी नयनों से नजर हटी तो अज्जू भैया ने देखा कि उनकी चारपाई से कुछ ईंटें लटक रही हैं। उन ईंटों पर एक रस्सी बंधी है और उस रस्सी पर बंधा है अज्जू भैया की टूटी हड्डियों वाला पैर, और उस पैर पे लगा है एक मोटा तगड़ा प्लास्टर। श्वेत वस्त्रधारी उस नारी ने आगे कहा, सर अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अज्जू भैया ने कहना तो चाहा कि इतनी सुंदर कन्या को अपनी सेवा करते देखकर कोई मूर्ख ही होगा जिसे अच्छा न लगे, लेकिन वो ऐसा कहते इससे पहले उनको अपनी टूटी हुई हड्डियों का ख्याल आया, और ख्याल में आया वो लम्हा जिसमें उनकी हड्डियों के टूटने का बैकग्राउंड तैयार हुआ था। अज्जू भैया के सामने बस वाली उस खूंखार औरत का चेहरा घूमने लगा, और ऐसा होते ही उनका दिमाग उनके धड़कते दिल पे हावी हो गया। दोबारा को जोखम मत लेना अज्जू, उनके दिमाग ने उनसे कहा, और वो बस कसमसाकर और जरा सा मुस्कुराकर रह गए। इतने में अज्जू भैया को होश आने की खबर सुन के उनका बेस्ट फ्रेंड बिट्टू भी दौड़ा दौड़ा वार्ड में आया। बिट्टू ने बड़े दया भाव से अज्जू भैया की ओर देखा, और फिर देखा कि अज्जू भैया तो नजरें चुरा चुरा के पेपर पर उनकी बीमारी का ब्यौरा लिखती नर्स की ओर ऐसे देखे जा रहे हैं कि जैसे और कुछ दिखाई न रहा हो। अपना गला साफ करते हुए बिट्टू ने कहा, अज्जू भैया कैसे हो? पर अज्जू भैया तो कहीं और ही डूबे हुए थे। फिर बिट्टू ने अज्जू भैया को डुबाने वाली उन आंखों में डायरेक्ट झांकते हुए पूछा, सिस्टर अब ठीक है ना हमारे अज्जू भैया? सिस्टर ने अज्जू भैया के हाथों के बीच दबे स्टेथोस्कोप को हल्के से क्रोध और हल्की सी उलाहना वाले भाव से निकालते हुए कहा, अभी ठीक होने में पूरा 1 महीना लगेगा, कम से कम 15 दिन और एडमिट रहना होगा इनको। कहा तो अज्जू भैया ने चोट लगने से ठीक बाद और बेहोश होने के ठीक पहले कसम खा ली थी कि वो अब इस शहर में
एक पल को नहीं रुकेंगे। और कहां अब उनको पूरा 1 महीना इस सरकारी अस्पताल में गुजारना था। लेकिन अब उनको जैसे यहां रुकने की वजह मिल गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अज्जू भैया सोचकर बड़े खुश थे कि उनकी टूटी हुई टांगों की वजह से ही सही उनका दिल अस्पताल की नर्स मिस रोजमेरी के करीब तो आया। और ऐसा करीब आया कि उसने पहली ही नजर में मिस रोजमेरी के दिल से रिश्ता जोड़ने की ठान ली। बस अब एक छोटी सी बात और थी, उनको अपने मन की बात बताने और उस बात को मिस रोजमेरी से भी मनवाने की तिकड़ा में बढ़ानी थी। मिस रोजमेरी रोज उनके वार्ड में आती, उनके पास आकर उनकी बाहों पर सुई घोंपती, उनकी कलाइयों पर लगी नली से ग्लूकोज की बोतलें बदलती, उनके दिल की धड़कनों को स्टेथोस्कोप से जांचती। आप और क्या सोच रहे थे? और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 मिनट उनके बिल्कुल करीब रहती। पर इस करीबी का फायदा उठाकर अपने दिल का हाल मिस रोजमेरी से बयां करने की हिम्मत अज्जू भैया जुटा नहीं पा रहे थे। रोज सोचते कि आज जैसे ही सुबह सुबह मिस रोजमेरी कमरे में आएंगी, उनसे वो अपने दिल की बात कह देंगे। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही मिस रोजमेरी आती, उनकी जबान को लकवा मार जाता। उस रोज जब तड़के ही बिट्टू अज्जू भैया के लिए नाश्ता लेके आया, तो उन्होंने बिट्टू को अपने बिस्तर के करीब रखे स्टूल पर बैठने को कहा और फिर उसका हाथ थाम के बोले, बिट्टू, हमको हो गया है। बिट्टू अपनी आंखों से गॉगल निकालता हुआ बहुत सारी भयावह बीमारियों के बारे में सोचता हुआ हैरानी से बोला, क्या हो गया है अज्जू भैया? अज्जू भैया की आंखों की खिड़कियों में शर्म के पर्दे खिसक आए थे। सर झुकाकर मंद मंद मुस्कुराकर वो हौले से बोले, लव रे, लव। वही जो बॉलीवुड वाली फिल्मों में हीरो हीरोइनों को होता है ना। बिट्टू ने एक नजर अज्जू भैया की उस भोली सी सूरत पे डाली और फिर अपनी नजर उनकी टूटी हुई टांगों की ओर घुमा ली। फिर 2 पल चुप रहने के बाद बोला, अज्जू भैया, वैसे तो इस हालत में आपको प्यार की जगह पैर का ध्यान रखना चाहिए, पर आपको हो ही गया है लव। तो जरा डिटेलिंग में बताइए कि कब, कैसे, किससे हो गया है? अज्जू भैया लंबी से सांस लेके जरा सा साहस बटोरते हुए बोले, अरे वही जो आती है ना रोज हमारा इलाज करने, अभी आएंगी थोड़ी देर में। हम चाहते हैं कि हमारी टूटी हुई टांग के साथ साथ हमारे दिल का इलाज भी बस वही करें। बिट्टू ने अज्जू भैया के इस बैड जोक यानी खराब चुटकुले से सराबोर शायराना अंदाज पर आई अपनी हंसी को अपने होठों पे ही रोकते हुए कहा, कौन? मिस रोजमेरी? हाँ वही बिट्टू। जानते हो, हमारे बाबूजी हमसे हमेशा कहते रहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस तुम्हारा हमको दिल्ली आने का न्योता देना, हमारा दिल्ली आना और अपनी टांगे तोड़वाना सब अच्छे के लिए तो हुआ। अपनी दार्शनिक बातों में आध्यात्म का पुट देते हुए अज्जू भैया आगे बोले, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मिस रोजमेरी से रोज रोज इस तरह मिलना कृष्ण मुरारी ने पहले ही तय कर रखा था रे। बिट्टू जानता था कि अज्जू भैया के प्यार के इस बुखार का कोई नतीजा कभी निकलने से रहा। उसने नाश्ते की पोटली में से रोटियां और अचार निकालकर अज्जू भैया को देते हुए कहा, पता है हमारे पिताजी क्या कहते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। इससे ज्यादा न कुछ अज्जू भैया सुनने को तैयार थे और न ही बोलना बिट्टू ने मुनासिब समझा। वो जानता था कि अज्जू भैया जब एक बार ठान लेते हैं तो वो अपनी भी नहीं सुनते। एक दिन बाद अज्जू भैया को अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। बस आज का दिन था उनके पास और इस बार अज्जू भैया ने पूरी तरह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज ही के दिन मिस रोजमेरी को कह के रहेंगे कि वो प्यार करते हैं तो सिर्फ मिस रोजमेरी से। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कई घंटों के इंतजार के बाद फाइनली मोहब्बत के एग्जाम की मॉर्निंग आ ही गई। अज्जू भैया कलेजा मुंह में और दिल हथेली पे लेके मिस रोजमेरी के आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो उनके बगल में स्टूल पे बैठा बिट्टू भी कर रहा था, लेकिन अज्जू भैया के साथ कुछ ही देर में घटने वाली किसी नई अनहोनी का। बस थोड़ी देर में मिस रोजमेरी अपने हाथों में इंजेक्शन और अपने
होठों पे मुस्कुराहट लिए अंदर आ चुकी थी। अज्जू भैया के लिए अस्पताल का वो कमरा जैसे जन्नत बन चुका था। दूर से उसको अपनी ओर आता देख के आज उनके दिल को 440 वोल्ट के कई झटके एक साथ लग रहे थे। उनके लिए कड़ी परीक्षा का दिन था आज। वैसे परीक्षाओं में पास होना उनकी फितरत में शामिल नहीं था, लेकिन पहली बार, जी हाँ पहली बार अज्जू भैया आज किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार करने वाले थे। खास दिन था आज। बिट्टू से इस बीच उन्होंने गुलाब का फूल मंगा लिया था और एक गुलाबी पेपर पर अपने दिल का हाल कुछ यूं लिख डाला था जैसे गा के ही बता देंगे। फूल है ये प्यार का संभाल के रखना, अज्जू की आरज़ू है मना मत करना। नहीं, चलिए ठीक से बताते हैं। फूल है ये प्यार का संभाल के रखना, अज्जू की आरज़ू है मना मत करना। प्यार में उमड़ी अज्जू भैया की इस बेतुकी शायरी ने इकरार की संभावना को थोड़ा सा और कम कर दिया था। बिट्टू जब अज्जू भैया के लिए उनकी ही कही ये पंक्तियां लिख रहा था तो सोच रहा था कि एक तो कंगाली उस पे आटा भी गीला, और अज्जू भैया ने आंखें बंद करके पूरे ध्यान से अपना पूरा ज्ञान खंगाल कर शायरी का ये टुकड़ा अपने दिल के किसी गहरे कोने से निकाला था। इसलिए बिट्टू उनसे कुछ कह नहीं पाया। जैसे ही मिस रोजमेरी अज्जू भैया के निकट प्रकट हुई, बिट्टू फोन का बहाना करके दरवाजे के बाहर खिसक लिया। रोज की तरह मिस रोजमेरी ने अज्जू भैया की बाह से कमीज को कोहनी तक खिसकाया। उनकी सुई से छलनी बाह के बचे हुए कोने में धीरे से इंजेक्शन घुसाया, पर मिस रोजमेरी के प्यार का असर ही था कि अज्जू भैया को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। बाहों में धीरे धीरे रुई मलते हुए जब रोजमेरी ने उनका हाथ थामा, तब अज्जू भैया ने डरते हुए कह ही डाला, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मिस रोजमेरी ने उनकी बाहों से कमीज को कलाइयों तक वापस खिसकाते हुए कहा, कहिए भैया जी। भैया जी। अज्जू भैया को अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ। अरे सारी दुनिया उनको अज्जू भैया कहती थी, तो उसका मतलब यह हुआ कि मिस रोजमेरी भी सबको कॉपी करेंगी। भैया जी नाम का यह बाण अज्जू भैया के दिल को अंदर तक छलनी कर गया था। पर अभी भी देर नहीं हुई थी। ऐसा थोड़े था कि भैया जी के नाम के संबोधन भर से मिस रोजमेरी उनकी बहन हो गई हूं। इससे पहले कि और देर हो जाए और ये रिश्ता पत्थर की लकीर बन जाए, अज्जू भैया ने बिना कुछ सोचे समझे गुलाब का वो फूल और गुलाबी रंग का वो पन्ना मिस रोजमेरी को दे दिया। मिस रोजमेरी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब उनके हाथ में रखा गुलाबी पन्ना खुला और उसके खुलने से उनकी समझ का दायरा बढ़ा, तो उनके गुस्से का पारावार न रहा। यही मुहावरा है। वैसे पारावार क्या होता है हम आपको समझ के बताएंगे। कुछ ही देर में अज्जू भैया के गालों पे मिस रोजमेरी की उंगलियों से छपे कई सवालों ने डेरा जमा लिया, और उनके आसपास मिस रोजमेरी की जबान से निकला वो एक शब्द फिर से 3 बार गूंजा, बदतमीज, बदतमीज, बदतमीज। मिस रोजमेरी की आवाज सुनकर बिट्टू ने कमरे में झांक के देखा। गुलाब का फूल अपने पैरों से मसलती और गुलाबी प्रेम पत्र अपने हाथों से फाड़ती नर्स मिस रोजमेरी कमरे से बाहर निकल रही थी। अज्जू भैया खिसियाए हुए कभी अपने टूटे पैर को तो कभी अपने टूटे दिल को कोसते हुए सर झुकाए एक और बार ये फैसला ले रहे थे कि चाहे जो हो जाए वो अब इस जालिम शहर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।